ये आपके दैनिक जागरण का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आपको मिलती है, तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। जब जेल जैसा बन गया था देश, ये आप देखें, राष्ट्रीय आपातकाल की बात हो रही है। हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के समय की बात हो रही है, इंदिरा गांधी के समय, जो 1975 से 1977 तक राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था ना देश में, उसी समय की। आज से 50 वर्ष पहले देश पर थोपा गया आपातकाल एक ऐसा कालखंड है जो गांधी, नेहरू, पटेल आदि के परिश्रम से बनी कांग्रेस की नेता इंदिरा गांधी के पद मोह का शिकार बना। और अनुच्छेद 352 को आप लोग पढ़ते हैं ना, राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन की बात की गई। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। और आप देखिए, उन्होंने तानाशाही, जनतई निरंकुशता के बलबूते लोकतंत्र एवं स्वाधीनता पर बेरहमी से प्रहार किया। यह राजनीतिक अपराध था। इंदिरा गांधी की ओर से थोपे गए आपातकाल के अध्याय की शुरुआत 12 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा के निर्णय से प्रारंभ होता है। 1971 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली में इंदिरा गांधी का मुकाबला विपक्षी समाजवादी नेता राजनारायण से था। इंदिरा गांधी विजयी होती हैं, पर राजनारायण उनकी जीत को अदालत में चुनौती देते हैं। उन्होंने उन पर अपने निजी सचिव और सरकारी अधिकारी यशपाल कपूर को चुनाव एजेंट बनाने, स्वामी अद्वैतानंद को 50,000 रुपए घूस देकर निर्दलीय प्रत्याशी बनाने, वायुसेना विमानों का इस्तेमाल करने और चुनाव में डीएम और एसपी की अनुचित मदद लेने, वोटरों को शराब कंबल बांटने आदि आरोप लगाए थे। जस्टिस सिन्हा ने श्रीमती इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया। उनके फैसले को प्रभावित करने की कोशिश की गई। उन्हें पदोन्नति का भी प्रलोभन दिया गया, लालच दिया गया, टस से मस नहीं हुए। हाईकोर्ट के फैसले के बाद नैतिकता का तकाजा था कि इंदिरा गांधी इस्तीफा देकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करती, पर 12 जून को ही भीड़ ने उनके आवास के समक्ष जस्टिस सिन्हा को सीआईए एजेंट बताकर नारेबाजी की। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और तब गुजरात और बिहार में कांग्रेस सरकारों के खिलाफ जारी आंदोलन को जेपी दिशा दे रहे थे, जयप्रकाश नारायण। इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय आने पर इंदिरा के त्यागपत्र की मांग लेकर विपक्षी दल लामबंद होने लगे और 25 जून को रामलीला मैदान दिल्ली में सभा रखी गई और यह सभा 20 को होनी थी, पर जेपी के दिल्ली आने के पहले ही यहां आने वाली उड़ानें अचानक रद्द कर दी गई। अंततः सभा 25 जून को हुई। मैं लोकदल के प्रतिनिधि के रूप में वहां आया था। मंच का संचालन जनसंघ, जो बाद में भाजपा बनी, नेता मदन लाल खुराना कर रहे थे। जेपी ने, आप देखते हैं कि इंदिरा सरकार को अवैध बताकर उनके इस्तीफे की मांग की और तथा सरकारी कर्मियों, पुलिस वालों को असंवैधानिक सरकार के आदेश न मानने को कहा। उन दिनों आप देखते हैं कि इंदिरा के बेटे संजय गांधी की सक्रियता बढ़ गई थी। वे आर के धमन, चौधरी बंसीलाल आदि से मिलकर विरोधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई पर जोर दे रहे थे। कांग्रेस में एक गुट का नेतृत्व युवा नेता चंद्रशेखर कर रहे थे, जो जेपी से संवाद के समर्थक थे। उनके प्रयासों से जेपी की 2 मुलाकातें श्रीमती गांधी से हुई और पर बेनतीजा रहीं और इंदिरा के प्रेस की स्वतंत्र रुख से खप आती। और 25 जून को रात 11:45 पर आपातकाल की घोषणा वाले अध्यादेश पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन के हस्ताक्षर कराए गए और अगली सुबह 6 बजे कैबिनेट की आपात बैठक बुलाकर उस पर मुहर लगाई गई। इंदिरा ने सुबह रेडियो संदेश दिया, भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है और इससे आतंकित होने की जरूरत नहीं है। विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी का सिलसिला 25 जून की मध्यरात्रि से कायम हो गया था और इन नेताओं की लिस्ट संजय गांधी और साथियों ने बनाई थी उनके। और तब अदालतों को भी निर्देश था कि बंदियों को जमानत न दी जाए। आपातकाल के तहत अदालत जाने के अधिकार के साथ नागरिकों के कई मौलिक अधिकार निलंबित किए गए थे। संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार है ना, उनकी बात हो रही है। 25 जून की रात या फिर अगले दिन गिरफ्तार होने वालों में जेपी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, बीजू पटनायक, पीलू मोदी और राजनारायण आदि थे। यह सिलसिला कायम रहा। दिल्ली से आप देखते हैं प्रकाशित होने वाले अखबारों के कार्यालयों की बिजली काट दी गई। 26 जून को दिल्ली से केवल वही अखबार दिखे जिनके प्रेस बहादुर शाह जफर मार्ग पर नहीं थे। तमाम लोग 26 जून के बजाय 27 जून को जान पाए कि आपातकाल लग गया। आपातकाल में सेंसरशिप के चलते कई पत्रकार गिरफ्तार हुए। सरकार विरोधी समाचार छपने बंद हो गए।
और 25-26 जून की रात को नेता गिरफ्तारी से बच निकले। उनमें जॉर्ज फडणवीस, कर्पूरी ठाकुर, नानाजी देशमुख आदि थे। चरण सिंह की गिरफ्तारी के बाद भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा हलचल न थी। लोहिया ने समाजवादियों को लड़ना सिखाया था, पर चरण सिंह स्वतंत्र भारत में किसी आंदोलन के पक्षधर नहीं थे। आर्य मोहम्मद खान वर्तमान में आप देखते हैं बिहार के जो राज्यपाल हैं, राजेंद्र चौधरी सपा नेता आदि के साथ में भूमिगत होकर सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज कर रहा था। दो साथियों के साथ हमने एक पत्रिका प्रतिरोध शुरू की। मैं और मेरे साथी पश्चिमी यूपी, हरियाणा, दिल्ली में इसे वितरित करते, पर पुलिस पीछे पड़ी थी। और आप देखिए, दिसंबर में चरण सिंह के जन्मदिन पर मैं और कई साथियों के साथ गाजियाबाद के घंटाघर से गिरफ्तार किया गया। राजेंद्र चौधरी, सत्यपाल मलिक, पूर्व राज्यपाल आदि भी गिरफ्तार हुए। कोर्ट कचहरी का संचालन थानों से हो रहा था। हमें मेरठ जेल भेजा गया। प्रतिबंधित संगठनों के लोग भी जेल बंद भेजे गए थे। इनकी गिरफ्तारी सत्ता पलटने के षड्यंत्र में हुई थी। आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है, जो हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है संगठन, नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। आरएसएस के गिरफ्तार पदाधिकारियों में रामलाल, राकेश जैन, दर्शन लाल अरोड़ा आदि थे। जेल में पहला दिन अन्य नेताओं से परिचय में गुजरा। जेल प्रशासन का रवैया बड़ा नकारात्मक था। हमें अक्सर तन्हाई में भेजा जाता। पता चला कि ब्रिटिश शासन का जेल मैनुअल अब भी चल रहा है। जेल में हमें बड़े नेताओं के बारे में अफवाह भरे समाचार मिलते। जेल विचारों की भिन्नता कैसी भेद थी, इसकी मिसाल देखी। आरएसएस और जमाते इस्लामी के लोग एक साथ खाना खाते और इकट्ठे त्योहार मनाते। मैं और कुछ साथी कई महीनों बाद 1976 में रिहा हो सके। 1977 के आम चुनाव में इंदिरा संजय समेत कांग्रेस पराजित हुई और 25 जून 1975 को थोपा गया आपातकाल 21 मार्च 1977 को खत्म हुआ। लेखक, पूर्व सांसद और आपातकाल में जेल में रहे, इनका नाम है कौन? केसी त्यागी। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी बताइए। नई ऊंचाइयों पर भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध। देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है, ये ऑस्ट्रेलिया आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो मेरी भारत यात्रा के लिए यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण समय है। ऑस्ट्रेलिया और भारत के रिश्ते आज नई बुलंदियों की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे रिश्ते सिर्फ व्यापार और निवेश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे हमारे बीच उस गहरे जुड़ाव को भी रेखांकित करते हैं, जो आप देखते हैं दोनों देशों के लोगों के बीच बरसों से कायम है। मेरा अनुभव है कि दो देशों के बीच रिश्तों के लिए वक्त और धैर्य और एक दूसरे को समझने की इच्छा भी चाहिए होती है। हमें यह भी देखना होता है कि मौजूदा परिस्थितियां किस तरह हमारे सोचने के तरीके और प्राथमिकताओं को प्रभावित कर सकती हैं। पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया और विशेष रूप से दक्षिण ऑस्ट्रेलियाई राज्य सरकार ने भारत के साथ रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। गत वर्ष भारत में दक्षिण ऑस्ट्रेलिया सरकार के 2 प्रतिनिधियों की नियुक्ति इसका प्रमाण है कि भारत की हमारे लिए कितने ज्यादा अहमियत है। इस वर्ष के आरंभ में हमारे व्यापार और निवेश मंत्री जो इस जाकस और प्रीमियर पीटर मालिनोस्कस की भारत यात्रा इसका उदाहरण है। हम भारत के साथ मिलकर ऐसे कदम उठाना चाहते हैं जो दोनों देशों के लिए आप देखिए फायदेमंद हों। शिक्षा में साझेदारी, हरित अर्थव्यवस्था में निवेश, पानी के बेहतर प्रबंधन और सांस्कृतिक आदान प्रदान, या फिर हवाई, कृषि, खाद्य और पर्यटन की बात हो। ऑस्ट्रेलिया और खासकर दक्षिण ऑस्ट्रेलिया प्रांत को न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दक्षिण एशिया भरोसेमंद साझेदार मान सकता है। दीर्घकालिक निवेश के लिए भी दक्षिण ऑस्ट्रेलिया एक विश्वसनीय और लाभकारी साझेदार है। हम अपने यहाँ शांति और स्थिरता को बनाए रखने के साथ गर्म होता जलवायु की वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए हरित ऊर्जा निर्माण और कृषि व्यवसाय के क्षेत्र में नए समाधानों की तलाश में जुटे हैं। हमारे यहाँ भारतीय मूल के लोग बड़ी संख्या में हैं, जो हमारे समाज की विविधता को और अधिक बढ़ाते हैं। ये लोग हमारे रिश्तों की मजबूत नींव है। शिक्षा के जरिए भी हमारे रिश्ते और गहरे हो रहे हैं, क्योंकि भारत ऑस्ट्रेलिया के इस हिस्से में विदेशी छात्रों का सबसे बड़ा स्रोत है। मेरी हालिया यात्रा का एक लक्ष्य शिक्षा क्षेत्र से भारत के जुड़ाव को और मजबूत बनाना भी है। ऑस्ट्रेलिया और भारत की अर्थव्यवस्थाएं कई मामलों में एक दूसरे की पूरक हैं, खासकर अंतरिक्ष, सूचना तकनीक, एआई और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में। ये आप देखते हैं कि ये क्षेत्र न सिर्फ भारतीय युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं, बल्कि दोनों देशों में नौकरियां और नए आविष्कारों के दरवाजे भी खोल रहे हैं। हाल में ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स नई दिल्ली में थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया भारत व्यापार रणनीतिक साझेदारी की 5वीं सालगिरह मनाई, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में हमारी साझेदारी की नींव है। 2022 के ऑस्ट्रेलिया भारत आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ने दोनों देशों के बीच व्यापार को नई रफ्तार दी है। ऑस्ट्रेलिया भारत अब इसे व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते में बदलने की ओर बढ़ रहे हैं, और दोनों देशों ने महत्वपूर्ण खनिज निवेश साझेदारी से जुड़े करार पर भी हस्ताक्षर किए हैं। और इसके अंतर्गत आप देखेंगे
महत्वपूर्ण खनिज परियोजनाओं की पहचान की गई और जिन्हें संयुक्त रूप से विकसित किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया भारत रणनीतिक अनुसंधान कोष नई और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुसंधान का समर्थन करता है। और आप देखें हमारी अर्थव्यवस्था है कि परस्पर पूरकता ऑस्ट्रेलियाई और भारत को एक दूसरे का स्वाभाविक साझेदार बनाती है। ऑस्ट्रेलिया द्वारा भारत को किए जाने वाले निर्यात का लगभग 80% हिस्सा प्राकृतिक संसाधन है, जो दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इन दिनों दक्षिण ऑस्ट्रेलिया प्रांत की अर्थव्यवस्था में भी परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। हमारे यहाँ आप देखिए स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, अंतरिक्ष, कृषि और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों पर आधारित उद्योगों में काफी प्रगति हुई है। ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी और ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ मशीन लर्निंग जैसे विश्व स्तरीय संस्थान हमारे यहाँ हैं। हमने इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए नवाचार परिसर स्थापित किए, जो कई विश्व स्तरीय कंपनियां और स्टार्टअप का घर है। ये सभी विश्वविद्यालय और व्यावसायिक शिक्षा परिसर से कुछ ही मिनटों की दूरी पर स्थित हैं और उनकी यह नज़दीकी महज एक सुविधा नहीं है, बल्कि यह छात्रों को अध्ययन के दौरान विश्व स्तरीय कंपनियों के साथ व्यवहारिक अनुभव और संपर्क प्राप्त करने और भविष्य के नियोक्ताओं के साथ जुड़ने में भी सक्षम बनाती है। विश्वविद्यालय भागीदार खाद्य एवं वाइन मिशन, कृषि प्रौद्योगिकी और सतत विकास में सहयोगी उपक्रमों के माध्यम से हम एक ऐसे भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है जहां हमारी पारस्परिक समृद्धि हमारे साझा मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित हो। आज जब दुनिया में रणनीतिक स्पर्धा के कारण तनाव और अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है, तब हम अपने साझेदारों के साथ मिलकर एक शांत, स्थिर और समृद्ध क्षेत्र बनाने की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री रही लेखिका और दक्षिण ऑस्ट्रेलियाई प्रांत की गवर्नर, इनका नाम है, आप देखते हैं कि क्या, फ्रांसिस एडमसन, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। आप लोग क्या सोचते हैं? स्वाभिमान मनुष्य की असली पहचान उसकी आत्मा में निहित उस तेजस्विता से होती है जिसे आत्मसम्मान कहा जाता है। यह केवल स्वाभिमान का भाव नहीं, बल्कि जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण है जहां व्यक्ति स्वयं को तुच्छ नहीं समझता, न ही किसी के चरणों में गिरकर कृपा दृष्टि की भीख मांगता है। आत्मसम्मान वह अदृश्य किरण है जो व्यक्ति को भीतर से संबल देती है, उसे संघर्षों के बीच भी अकुंठ और अडिग बनाए रखती है। आत्मसम्मान आत्ममूल्य की वह भावना है जो ना तो अभिमान और ना ही दंभ, यह एक संतुलित भाव है और जिसमें व्यक्ति अपने गुणों, मर्यादाओं और सीमाओं को समझते हुए स्वयं को अपमानित नहीं होने देता। यह भाव जन्म नहीं लेता, उसे अर्जित करना होता है। जीवन की अनेक परिस्थितियां, अपमान की अनगिनत अवसर और भीतर पलते आत्मसंदेह, इन सबसे लड़ते हुए जो व्यक्ति स्वयं को दृढ़ बनाए रखता है, वही आप देखते हैं कि आत्मसम्मान का वास्तविक अधिकारी होता है। आत्मसम्मान वह दीपक है जो अपने भीतर जलता है। यह आत्मा की उस सुचिता का प्रतीक है जहां व्यक्ति किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करता है। स्त्री हो या पुरुष, आत्मसम्मान सभी के लिए उतना ही आवश्यक है जितनी सांसें हैं। एक बालक का अपने अधिकारों के प्रति सजग होना और एक स्त्री को अपनी गरिमा के लिए संघर्ष करना, एक मजदूर का अपने परिश्रम की उचित कीमत मांगना, ये सभी आत्मसम्मान के ही रूप है। और आत्मसम्मान का एक आचरण है जो विचारों से होता है, वह होता हुआ कर्म में उतरता है। जब व्यक्ति अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता देता है, तब वह भीड़ से अलग दिखता है और संतोष का पात्र बनता है, क्योंकि वह अपने आत्म के निकट होता है। अतः आत्मसम्मान को बचाकर रखना आज के युग में स्वयं को बचाए रखने के समान है। ऊंचे ललाट के साथ जीने की आकांक्षा की आत्मसम्मान है। ये आप देखिए, बड़ा दिलचस्प इंटरेस्टिंग कॉलम है। संकट में विश्व, ये अमेरिका ईरान में चल ही रहा है, देख रहे हैं आप लोग। ये ईरान है, ये हमारा प्यारा भारत है, यहाँ इजराइल आपको देखने को मिल रहा है। इन देशों के बारे में जरूर याद रखा करिएगा। अमेरिका की ओर से ईरान के 3 परमाणु संयंत्रों को नष्ट किए जाने के बाद इजराइल ने भी इनमें से ही एक परमाणु संयंत्र को निशाना बनाया। अमेरिका, इजराइल, यूरोपीय देशों और ईरान के हमदर्द दोस्त समझे जाने वाले रूस और चीन के बयानों को देखते हुए यह स्पष्ट हो रहा है कि ईरान का संकट बढ़ रहा है। इसी के साथ विश्व का भी संकट बढ़ रहा है, क्योंकि वे स्रोत और मार्ग बाधित हो सकते हैं जो ऊर्जा उत्पादन एवं आपूर्ति के माध्यम है। ईरान भी ऊर्जा उत्पादन एवं आपूर्ति का एक केंद्र है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतें ईरान पश्चिम एशिया के अन्य देशों से पूरी करता है। भारत ईरान में बंदरगाह भी तैयार कर रहा है। ईरान कहे और करे
कुछ भी, वह असहाय सा दिख रहा है। क्योंकि भारत के इजरायल और ईरान दोनों से अच्छे संबंध हैं, इसलिए उसने सैन्य टकराव टालने पर जोर देने और तटस्थता का परिचय देना तय किया है। फिलहाल यही उचित भी है। भारत को विश्व शांति के साथ अपने हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी, इसलिए और भी क्योंकि खुद को युद्ध विरोधी बताने और नोबेल शांति सम्मान की ललक पाने वाले रखने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इजरायल के पक्ष में खड़े होकर ईरान पर परमाणु हथियार बनाने की जिद पकड़ने, आतंक का सबसे बड़ा समर्थक होने का दोष मढ़कर उस पर आप देखते हैं कि हमला बोला है। लेकिन पाकिस्तान के प्रति उनका प्रेम दिख रहा है और यह आतंक के प्रति दोहरी नीति और भारत के हितों की अनदेखी है। किसकी? अमेरिका की। जैसे ईरानी सत्ता परमाणु हथियार हासिल करने के साथ हमास, हिजबुल्लाह और जैसे आतंकी संगठनों का साथ देती है, वैसे ही पाकिस्तान भी लश्कर जैसे आदि आतंकी गुटों को पालता है। यदि हमास, हिजबुल्लाह, इजराइल संघ अमेरिका के लिए भी खतरा है, तो वैसे ही पाकिस्तानी सेना की ओर से पाले जा रहे लश्कर जैसे भारत के लिए, और इससे ट्रंप परिचित भी है क्योंकि ये आतंकी संगठन अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र से भी प्रतिबंधित है। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप पाकिस्तान को धोखेबाज आतंकियों को पालने वाला बता चुके हैं। आखिर उन्हें पाकिस्तान आतंक का दूसरा और तीसरा सबसे बड़ा समर्थक क्यों नहीं दिखता है? यह देखने समझने के बजाय उन्होंने हाल में पाकिस्तान के जिहादी सोच वाले सेना प्रमुख आसिम मुनीर को अमेरिका नियंत्रित किया और उनकी तारीफ भी की। क्या इसलिए कि अपनी निजी स्वार्थ साध सकें या फिर पाकिस्तान को झांसा दे सकें? जो भी हो, लगता नहीं है कि रूस या चीन जैसे देश ईरान के पक्ष में बयान देने के अलावा और कुछ भी कर सकेंगे। चीन की अपनी सीमाएं हैं। रूस पहले से यूक्रेन में उलझा हुआ है। यदि पश्चिम एशिया के हालात बिगड़े तो विश्व शांति के साथ अर्थव्यवस्था के लिए भी खतरा बढ़ सकता है। और कहते हैं कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप बड़े स्वार्थी हैं। उनका जहां भी स्वार्थ सिद्ध होता है वहां वो चिपकने लगते हैं। ये पाकिस्तान है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। ये चाइना है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा इससे लगती है। और देख लीजिए, तेहरान इसकी राजधानी है। देख रहे हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब देख रहे हैं। तुर्की, इराक इसके पड़ोसी दिखाई दे रहे हैं। ये आप देखिए, आपका क्या है? रूस है, यूक्रेन है, क्या है ये? यूक्रेन दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ये यूक्रेन है। यहाँ आप लोगों को इजराइल देखने को मिल रहा है। ये भूमध्य सागर है, लाल सागर, ये है इजराइल। और यहाँ से आप लोग जाएंगे तो आपको अमेरिका देखने को मिल जाएगा। वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। परीक्षा की अग्नि परीक्षा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए युवा लंबे समय से तैयारी करते हैं और जैसे तैसे तो वैकेंसी आती है और हर किसी को यही उम्मीद रहती है कि उन्हें भी नौकरी का मौका मिलेगा। और इस समय आलम यह है कि एक एक पद के लिए हजारों दावेदार होते हैं। इसी से प्रतिस्पर्धा का स्तर पता चल जाता है। इसी से यह भी पता चल जाता है कि युवा कितनी मेहनत कर ऐसी परीक्षाओं की तैयारी करते होंगे। कई तरह की बाधाओं को पार करने के बाद पहुंचे अभ्यर्थी को प्रतियोगी परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिलता है तो निराशा और बढ़ जाती है। रविवार को हिमाचल प्रदेश में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की परीक्षा देने से सैकड़ों अभ्यर्थी वंचित रहे। कुछ युवा जाम में फंसे तो कई स्थानों पर वर्षा से कदम रोके और आप देखते हैं देरी से पहुंचने के कारण उन्हें प्रवेश नहीं मिला। यह सही है कि तय समय पर न पहुंचने पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जा सकता है। अभ्यर्थियों की इसी समस्या को जानने के बाद परीक्षा कराने वाली संस्था को नियमों में कुछ ढील देने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए दोबारा परीक्षा के अलावा अन्य विकल्पों पर विचार किया जा सकता है। इस तरह की परिस्थितियां कभी कभार ही सामने आती हैं। यह भी उचित नहीं है कि परीक्षा केंद्र तक देरी से पहुंचने के लिए व्यवस्था को दोष दें। परीक्षा केंद्र की तिथि, स्थान, समय की जानकारी पूर्व में दी जाती है। आशा है कि सरकार इस समस्या को समझेगी और कोई सर्वमान्य हल निकालने के लिए प्रयास करेगी। और आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखा करिए। ये है हिमाचल प्रदेश, शिमला धर्मशाला इसकी देख रहे हैं, शिमला इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देखिए किससे? चाइना से लगती है। राज्यों में लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में कितनी? 68 सीट है। राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें हैं। डिजिटल युग में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा। आजकल डिजिटल दौर चल रहा है ना, कि नहीं चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। केंद्र सरकार ने आप देखते हैं कि सभी ई कॉमर्स कंपनियों को 3 महीने के भीतर अपने प्लेटफॉर्म, वेबसाइट, मोबाइल ऐप्स से डार्क पैटर्न हटाने, ग्राहकों को गुमराह करने वाले विज्ञापनों के इस्तेमाल पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। 2023 में सरकार ने आप देखते हैं कि डार्क पैटर्न की रोकथाम, ऑनलाइन खरीदारी में अनुचित व्यवहार पर नियंत्रित के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे ताकि डिजिटल युग में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके। इसके बावजूद कई ई कॉमर्स कंपनियां ऑनलाइन खरीदारी करने वाले ग्राहकों को
झांसा देने के लिए नए नए तरीके अपना रही हैं। डार्क पैटर्न उन डिजिटल तकनीक और यूजर इंटरफेस डिजाइनों को कहा जाता है जो उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ होते हैं। इनका इस्तेमाल उपभोक्ताओं को भ्रमित करके खरीदारी, सब्सक्रिप्शन या अतिरिक्त भुगतान के लिए प्रेरित करने में किया जाता है। और फिर ऑफर सीमित समय के लिए, अभी नहीं खरीदें तो चूक जाएंगे, फेक रिव्यू, जल्द करें, छूट खत्म होने वाली है जैसे संदेशों को लिखकर कंपनियां ग्राहकों को त्वरित निर्णय लेने के लिए मजबूर करती हैं। कई कंपनियां उपभोक्ताओं के सामने झूठी जरूरत का माहौल बनाने, उनकी ऑनलाइन शॉपिंग को कार्ट में अतिरिक्त उत्पादन जोड़ देने या डोनेशन करने, कोई उत्पाद एवं सेवा लेने के लिए दबाव बनाने की कन्फर्म सेमिंग जैसी ट्रिक भी अपना रही हैं। इसके चलते ग्राहक ना चाहते हुए भी ऐसी चीज़ें या सेवाएं खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें कोई ज़रूरत नहीं होती है। कन्फर्म सेमिंग भी एक डार्क पैटर्न है जिसमें प्लेटफॉर्म ग्राहकों को गलत विकल्प चुनने के लिए गुस्सा या शर्मिंदगी महसूस करवाता है, जिसमें भी दबाव में आकर उस उत्पाद को लेने का निर्णय लेते हैं जिसे वह नहीं लेना चाहते हैं। और यही आप देखते हैं कि नहीं, कई प्लेटफॉर्म ऑनलाइन खरीदारी करने वालों को बिना पूरी जानकारी दिए सब्सक्रिप्शन ट्रैप में फंसा लेते हैं और जिससे आप देखिए वे अनचाहे खर्चों का शिकार हो जाते हैं। ड्रप प्राइसिंग तकनीक के जरिए ग्राहकों से अतिरिक्त शुल्क भी वसूला जाता है। ड्रप प्राइसिंग में शुरुआत में किसी उत्पाद की कुल लागत का केवल एक हिस्सा प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन जैसे जैसे ग्राहक खरीद प्रक्रिया के आखिरी चरण में आता है उसे अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है। और ऑनलाइन खरीदारी आम नागरिकों की ज़िंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन गया है, लेकिन इसका दायरा बढ़ने के साथ ग्राहकों के सामने धोखाधड़ी और गुणवत्ता को लेकर कई तरह की चुनौतियां सामने आ रही हैं। ऐसे में ऑनलाइन खरीदारी करते समय ग्राहकों को जागरूक रहना चाहिए ताकि वे धोखाधड़ी से बच सकें। कोई भी ऑफर या सदस्यता लेने से पहले उसकी पूरी जानकारी ध्यान से पढ़ें। उपभोक्ता संरक्षण कानून ऑनलाइन खरीदारी से जुड़े अधिकारों के बारे में जानकारी रखें। बताइए आप लोग क्या सोचते हैं, कुछ सोचते हैं कि नहीं सोच रहे हैं? ये आप देखिए टिप्पणियाँ रहती हैं। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ मिल जाती है, तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लिया करिएगा। इस सरकारी कामकाज में बड़े हिंदी का उपयोग, हिंदी को राष्ट्रभाषा भी बनाने की बातें होती रहती हैं। तो आप देखिए हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि यह एक सेतु है जो विविधताओं से भरे इस देश को भावनात्मक एकता प्रदान करती है। और हमारे देश में वैसे भी भाषाओं का बड़ा विवाद है। और आज आप देखते हैं कि हिंदी की व्यापकता का दायरा केवल अनुशासनात्मक ही नहीं रह गया बल्कि बौद्धिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विमर्श का हिस्सा बन चुकी है। ऐसे में हिंदी को अनुशासनात्मक ढांचे में कैद करने के बजाय उसे सर्वग्राही बनाने की आवश्यकता है और जिससे भाषीय लोकतंत्र में भाषा के सवाल से जुड़े समानता, ज्ञान और भागीदारी के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 43.6% आबादी ने हिंदी को अपनी मातृभाषा बताया और लगभग 58% लोग हिंदी को अपनी पहली, दूसरी या फिर तीसरी भाषा के रूप में स्वीकार करते हैं। परंतु विडंबना यह है कि करोड़ों भारतीयों की मातृभाषा होने के बावजूद वह ज्ञान संवाद की मुख्य धारा में अभी अधूरी उपस्थिति लिए खड़ी है। और आप देखिए स्वाधीनता के बाद से हिंदी का विकास क्रम अन्य भारतीय भाषाओं के विकास क्रम और औपनिवेशिक शासन के दौरान स्वयं हिंदी के विकास क्रम के से गुणात्मक रूप से भिन्न रहा है। किसी जमाने में हिंदी एक खास भाषाई संस्कृति से जुड़ी हुई थी, लेकिन देश की राजनीतिक आकांक्षाओं ने स्वतंत्र विकास से उसे काट दिया। इससे हिंदी की विकास यात्रा उसकी सर्वग्राही बनने का फायदा और नुकसान दोनों हुआ। एक तरफ हिंदी अधिक बड़ी संख्या में लोगों द्वारा अपना ली गई, वहीं दूसरी तरफ वह अपनी सांस्कृतिक अस्मिता की राह तलाशने लगी। इसी तलाश में हिंदी ने अवधी, भोजपुरी, ब्रज, मारवाड़ी, हरियाणवी, मैथिली और उर्दू से अपने अपने बौद्धिक एवं सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत किया। यही कारण भी रहा कि देशी भाषी वर्ग लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से ही लगभग सभी राज्यों में अपनी संख्या बल को राजनीतिक सत्ता में रूपांतरित कर पाई है। और ऐसे में जरूरी है कि हिंदी को सर्वग्राही बनाने के साथ साथ संवाद धर्मी भाषा के रूप में रूपांतरित किया जाए। इसके लिए 3 शर्तें महत्वपूर्ण मानी जा सकती। हिंदी को ज्ञान की भाषा के साथ जोड़ना। हिंदी को सर्वग्राही बनाने की पहली शर्त है कि इसे ज्ञान की भाषा के साथ जोड़ा जाए। अंग्रेजी भाषा को भी बौद्धिकता का पर्याय मान लिया जाता है, जिस कारण ग्रामीण परिवेश से आए
राय आप देखते हैं कि विद्यार्थियों को द्वयम दर्जे की का समझा जाता है। जैसा कि शिक्षा मंत्रालय ने भले ही मातृभाषाओं में शिक्षा देने की बात कही हो, लेकिन जमीनी ढांचे और पाठ सामग्री का आज भी घोर अभाव है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हिंदी का वजूद तभी गहराई पाएगा जब ज्ञान का सृजन हिंदी में होगा। इससे हिंदी का एक नया मानचित्र तैयार होगा और जिसमें क्षेत्रीय भाषा की भी एक मजबूत आधार मिलेगा। हालांकि समाज के लगातार बढ़ते हुए राजनीतिकरण की प्रतिक्रिया ने हिंदी को उन मंचों पर आसीन कर दिया जहां पहले उनकी आवाज अंग्रेजी के वर्चस्व में दब जाती थी। लेकिन आज लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं के पटल पर की जा रही राजनीतिक बहसों में हिंदी ने क्षेत्रीय भाषाओं के साथ गठजोड़ कर लिया है। और आप देखिए, वस्तुतः विधायिका में अनुवाद की मशीनी व्यवस्था होती है, परंतु हिंदी भाषियों की बढ़ती संख्या की मूल बातों को समझने के लिए गैर हिंदी भाषी सांसदों के बीच हिंदी सीखने का एहसास बढ़ता जा रहा है। संसदीय परिदृश्य में आया यह भाषाई परिवर्तन जिस तरफ इशारा करता है वह भारतीय अभिजनों के दायरे में हिंदी मीडियम टाइप के लोगों की संख्या का बढ़ जाना। इसे एक हालिया प्रकाशित उपन्यास हिंदी मीडियम टाइट में भी रेखांकित किया गया है। इस परिवर्तन को मैकाले के खिलाफ बगावत के रूप में न देखकर इसे मध्य भारत की दावेदारी के रूप में समझाओ देखा जाना चाहिए। यह भारत को भावनात्मक एकता से जोड़ने का सांस्कृतिक पक्ष भी है, जिसका एक उदाहरण हर वर्ष की भांति 15 अगस्त 1996 को दिल्ली के याद देखिए दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा फहराए जाने से जुड़ा है। उस समय देश के प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा थे। देवगौड़ा हिंदी ना बोले पाने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री की हैसियत से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र के लिए दिए जाने वाले संबोधन के लिए उन्होंने हिंदी को चुना। उनके द्वारा किए गए इस प्रयास को जनमानस के बीच गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया था। आज हिंदी के बढ़ते सार्वजनिक दायरे में यह प्रयास ऐतिहासिक तथ्य के रूप में मौजूद है। बौद्धिक संपर्क हिंदी के प्रसार और महत्ता में बढ़ोतरी का एक उल्लेखनीय आयाम यह है कि उसने विभिन्न भारतीय भाषाओं के बीच बौद्धिक संपर्क साधकर हिंदी के दायरे को विस्तृत कर दिया। इस क्षेत्र को विस्तार देने में महत्वपूर्ण भूमिका अनुवाद ने निभाई और भारतीय भाषाओं में आपस में अनुवाद करने के लिए हिंदी में अनुदित कृति को आधारभूत पाठ्यक्रम बनाने का रुझान अपने चरम पर है। पूरब और दक्षिण की कई महान कृतियों का अनुवाद केवल हिंदी में उपलब्ध है। हिंदी भाषा पर शोध कर रहे एक बौद्धिक का मानना है यदि किसी की कृति का उर्दू से पंजाबी में अनुवाद करना हो या मराठी का तेलुगु में अनुवाद करना हो या फिर बंगला का उर्दू में अनुवाद करना हो तो यह प्रक्रिया हिंदी के माध्यम से हो सकती है। समाज विज्ञान के क्षेत्र में यह प्रवृत्ति विशेष रूप से देखी जा सकती है। दरअसल आप देखिए, विचार साहित्य का क्षेत्र विकसित करने के लिए हिंदी के पास अच्छी खासी सामग्री है। पिछले लगभग 50 वर्षों में बौद्धिक राजनीतिक साहित्य हिंदी में खूब प्रकाशित हुए हैं। संपूर्ण आप देखते हैं कि गांधी वर्णमय और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रह, संपूर्ण लोहिया साहित्य और पंडित दीनदयाल संग्रह, धर्म संबंधी साहित्य बड़े पैमाने पर हिंदी के पास विद्यमान है। राजनीति और समाज, तीसरी शब्द राजनीति और समाज की भूमिका से संबंधित है। हिंदी का समाज के साथ संबंध त्रिकोणीय है जो संवाद, पहचान और पहुंच से मिलकर बना हुआ है, जिसके माध्यम से हिंदी ने सांस्कृतिक उपकरण को समाज की सामूहिक स्मृतियों को बनाने में मदद की है। स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी एकजुटता का प्रतीक बनी। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, गणेश शंकर विद्यार्थी और बाद में रामधारी सिंह दिनकर जैसे लेखक और कवियों ने सामाजिक पिछड़ों को हिंदी में ही स्वर दिया। हिंदी पत्रकारिता ने भी 1857 की क्रांति से लेकर आज तक सामाजिक न्याय, भ्रष्टाचार, जन आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने में प्रमुख भूमिका निभाई। आज हिंदी का सर्वग्राहीकरण तभी संभव है जब वह भारत के विविध अनुभवों, संघर्षों, विचारों को अपने में समाहित कर लिया जाए। इसके लिए लोक अनुभवों पर आधारित वैकल्पिक ज्ञान परंपराओं को हिंदी में स्वर देना होगा। इस कड़ी में राजनीति और समाज की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। हाल ही में हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने प्रशासन में हिंदी के प्रयोग की खोलकर वकालत करते हुए कहा कि चूंकि देश की अधिकांश जनता हिंदी नहीं जानती, इसलिए आवश्यक है कि सरकारी कामकाज हिंदी में किए जाए और इससे जनमानस को आसानी से समझ में आए। हिंदी जानती है इसलिए नहीं जानती है, गलत हुआ। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हिंदी को राष्ट्रव्यापी संपर्क भाषा बनाने की बात कह चुके हैं। वह कार्यक्रमों में अंग्रेजी बोलने वालों को अक्सर टोकते हैं कि यदि यहाँ सभी लोग हिंदी आसानी से समझ रहे हैं तो उसी भाषा में बात होनी चाहिए। इसी क्रम में हिंदी के लेखक और अनुवादक अपनी वह पहचान हासिल करने में वृद्धि कर चुके हैं जिन्हें पहले समाज में बौद्धिक फौजी के रूप में पहचान कम मिलती थी। ये आप देखिए, प्रकाशक भी समझे अपना उत्तरदायित्व। हिंदी पढ़ने लिखने वालों की बढ़ती चाहत को 20वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में आए परिवर्तन के संदर्भ में देखा जा सकता है। हर साल होने वाले राष्ट्रीय पाठक सर्वेक्षण बताता है हिंदी प्रकाशकों में
प्रकाशनों ने विशाल संख्या में अंग्रेजी प्रकाशनों को बहुत पीछे छोड़ दिया था। आज विश्वविद्यालय में हिंदी की स्थिति वह नहीं रह गई। जब किसी समाज विज्ञान को संगोष्ठी में हिंदी में विचार रखने वाले विद्यार्थियों को अंग्रेजी सहपाठी और प्रोफेसर इस निगाह से देखते थे मानो कि विज्ञानियों की सभा में किसी अज्ञानी का प्रवेश हो गया हो। निश्चित रूप से यह हिंदी के विस्तार की सार्थकता को प्रोत्साहित प्रदान करता है। जब हम हिंदी के भविष्य की बात करते हैं तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि विचारों की दुनिया में पुस्तक ही सबसे सशक्त माध्यम है और उन पुस्तकों को समाज तक पहुंचाने का कार्य प्रशासक ही करते हैं। इसलिए यह कहना अत्युक्ति नहीं होगी कि हिंदी प्रकाशक न केवल एक व्यवसाय ही है बल्कि वे हिंदी संस्कृति के संवाहक और संरक्षक भी हैं। अक्सर ये देखा गया है कि हिंदी प्रकाशक लोकप्रियता और बिक्री की दृष्टि से निर्णय लेते हैं, परंतु आवश्यकता इस बात की है कि वे उन लेखकों को मंच दें जो समाज के जटिल प्रश्नों से जूझ रहे हैं, जो हिंदी को एक गंभीर विचारणीय और बौद्धिक भाषा के रूप में स्थापित कर सकते हैं। प्रकाशकों को चाहिए कि वे सभी वर्ग को प्रकाशित करें। जब तक हिंदी में हर वर्ग की उपस्थिति नहीं होगी तब तक उसका विस्तार अधूरा रहेगा। साथ ही अनुवाद का कार्य भी हिंदी के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। विश्व साहित्य अन्य भारतीय भाषाओं की उत्कृष्ट कृतियों और अकादमिक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद प्रकाशकों की प्राथमिकता होनी चाहिए। आज समय की मांग है कि हिंदी प्रकाशक केवल बाजारोन्मुख न होने के बजाय भाषा के सामाजिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक विस्तार के वाहक बने। तभी हिंदी एक जीवंत और समावेशी और समृद्ध भाषा के रूप में आगे बढ़ सकेगी। आप लोग क्या सोचते हैं बताइए। हिंदी, चलिए आप लोग बताइए राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं आप लोग। ये आप देखिए राजनीति के संदर्भ में बातें हो रही हैं। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में उद्योग अनुरूप कौशल विकास, जो काम के आर्टिकल रहते हैं उन पर हम लोग बात कर लेते हैं। बाकी आर्टिकल को भी पढ़ना है तो इसकी पीडीएफ आपको मिल ही जाती है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। भारत की लगभग 65% जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है, यानी कि युवा है, कहने का मतलब है काम करने योग्य है। यह जनसांख्यिकीय लाभांश एक ऐसी ताकत है जो यदि सही दिशा में विकसित हो तो देश को वैश्विक अर्थव्यवस्था में अग्रणी स्थान दिला सकता है। लेकिन इस ताकत को कुशलता स्किल में तब्दील करने के लिए ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। यही कारण है कि भारत में स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास को आज एक प्रमुख राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में देखा जा रहा है। चिंताजनक यह है कि देश में हर साल करोड़ों युवा शिक्षित तो होते हैं, लेकिन उनमें से एक बड़ी संख्या में ऐसी होती है जिनके पास रोजगार योग्य कौशल नहीं होते हैं। दूसरी ओर उद्योगों को ऐसे कौशल श्रमिकों की जरूरत होती है जो तकनीकी दक्षता के साथ उत्पादन सेवा क्षेत्र की मांगों को पूरा कर सकें। इस गैप को भरने के लिए कौशल विकास की योजनाओं की अत्यधिक आवश्यकता है। आज भारत विश्व की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत अपने जनसांख्यिकीय लाभांश को तभी सही दिशा में उपयोग कर सकता है और जब शैक्षणिक संस्थानों से निकलने वाले छात्रों के कौशल और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित हो। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार स्किल इंडिया अभियान के तहत प्रभावी दिशा में काम कर रही है। आज जब देश डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की ओर तेजी से अग्रसर है, तब युवाओं को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप कुशल बनाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ऐसे में दूरसंचार जैसी तेजी से उभरती हुई और बदलते क्षेत्र में अकादमिक जगत और उद्योग के बीच को दूरी बांटने का काम टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल कर रहा है। TSSC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंतर्गत काम करने वाला एक प्रमुख निकाय है जो युवाओं को दूरसंचार क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षित करता है। इसकी पहल पर अब कई विश्वविद्यालय कॉलेज अपने पाठ्यक्रमों में इंडस्ट्री आधारित स्किल ट्रेनिंग जोड़ रहे हैं और जिससे छात्रों को डिग्री के साथ साथ नौकरी लायक कौशल भी मिल रहा है। TSSC ने ये आप देखते हैं कि न केवल प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करता है बल्कि राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक का भी निर्धारित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रशिक्षण की गुणवत्ता उद्योग की अपेक्षाओं के अनुरूप हो और अकादमिक संस्थाओं से भागीदारी। TSSC ने देश भर की तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों के साथ रणनीतिक साझेदारी की। इसका उद्देश्य पाठ्यक्रमों को उद्योग संबंधित बनाना है ताकि छात्रों को समय रहते आवश्यक तकनीकी और व्यवहारिक प्रशिक्षण मिल सके। TSSC विश्वविद्यालय और कॉलेजों के साथ मिलकर उनके पाठ्यक्रमों में तकनीकी कौशल से संबंधित मॉड्यूल्स को शामिल करता है और इससे छात्रों को डिग्री के साथ स्किल प्रमाण पत्र भी मिलता है। छात्रों को दूरसंचार कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए जाते हैं जिससे वे वास्तविक अनुभव प्राप्त कर सकें। उद्योग जगत की सहभागिता। TSSC उद्योग जगत से नियमित संवाद करता है और उनकी आवश्यकताओं को प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित करता है। TSSC के प्रशिक्षण प्राप्त छात्र अपेक्षाकृत कम समय में रोजगार प्राप्त कर पाते हैं क्योंकि उनके पास वह कौशल होता है जिसकी उद्योग में मांग है।
और उद्योगों को प्रशिक्षित और तत्पर कार्य बल मिलता है और जिससे उनकी उत्पादकता और दक्षता में वृद्धि होती है। जब शिक्षा उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप होता है तब उसकी गुणवत्ता और उपयोगिता दोनों बढ़ती है। हुनरमंद युवाओं के बीच नवाचार की भावना जागृत होती है और जिससे वे नए स्टार्टअप्स की ओर भी अग्रसर होते हैं। रोजगार की राह आसान। टीएसएससी के माध्यम से प्रशिक्षित छात्र अब पारंपरिक नौकरियों के साथ साथ स्टार्टअप और स्वरोजगार की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं और इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों दोनों के युवाओं को समान अवसर मिल रहे हैं। शैक्षणिक पाठ्यक्रमों को उद्योग उन्मुख बनाना, ग्रामीण युवाओं तक प्रशिक्षण पहुंचाना और शिक्षकों को नवीनतम तकनीकी अपडेट देना कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिन पर टीएसएससी निरंतर कार्य कर रही है। चुनौतियों की बात करें तो इस दिशा में कुछ चुनौतियां भी कायम है, जैसे ग्रामीण इलाकों में संसाधनों की कमी और छात्रों में जागरूकता का अभाव। लेकिन कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले सीएसआर फंडिंग और डिजिटल माध्यमों से इन समस्याओं को भी दूर किया जा रहा है। टीएसएससी के इस मॉड्यूल को भारत में शिक्षा और उद्योग को जोड़ने की दिशा में प्रभावी उपाय के रूप में देखा जा रहा है और इससे देश के रोजगार परिदृश्य में व्यापक रूप से बदलाव आ सकता है। इस तरह से आप देखें आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।